तो आइए हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो है कि हम इस वाक्य के आगे लेकर के चलते हुए वाक्यों में हम पढ़ेंगे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। आज हम समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाता है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जो है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यानी सामान्य वर्तमान काल के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या इसके पहचान होते हैं और क्या इसके अनुवाद बनाने के नियम होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे ताकि और लोगों के पास जाएंगे और समझेंगे। यदि कोई मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि बिना देरी के हुए आज जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बहुत भली भांति से जानेंगे और पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है कि प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। जो भी हमारे वाक्य रहेंगे इसमें क्या होगा, प्रश्न को पूछा जाता है। जैसे एक मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे कहा जाता है कि वह खाना क्यों बनाती है। ठीक, इस तरह से होगा। और कारण, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्या वह खाना बनाती है। तो हम दोनों वाक्यों को इस प्रकार से हम जो है कि समझेंगे। तो इस तरह के जो हमारे वाक्य होंगे ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य में होंगे। तो ये हम इससे पहचान लेंगे कि हमारा जो वाक्य है कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो आइए हम पहले इसको पहचानने की जो विधि होती है उसके बारे में हम समझाते हैं कि ये हमारा पहचान क्या होता है। तो जो हमारा पहचान होता है, पहचान में लिखेंगे, पहचान में बता रहा है कि इन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, यानी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे में हमने आपको बता दिया कि जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, क्यों, कैसे, किस लिए यानी इत्यादि, जो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सभी क्या होते हैं, इसमें आएंगे। या इसकी पहचान है हमारे इस वाक्य में, हम पहचान लेंगे कि इसके या तो वाक्य के प्रारंभ में आएगा या तो वाक्य के बीच में आएगा। तो हम पहचान जाएंगे कि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब इसके जो नियम होते हैं अब उसको देखिए। ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं या तो ये वाक्यों के बीच में आएंगे, किस में आएंगे, वाक्यों के बीच में आएंगे, या वाक्यों के प्रारंभ में आएंगे। ध्यान से समझिए, ये वाक्यों के बीच में आएंगे या वाक्यों के प्रारंभ में, यानी शुरू में आ सकते हैं। ये क्या चीज, प्रश्नवाचक शब्द है। ये वाक्यों के बीच में भी आ सकते हैं और वाक्यों के प्रारंभ में आ सकते हैं। अब इसका दूसरा नियम समझिए क्या होता है। यदि वाक्य के बीच में यदि आता है ये सबसे, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे।
ठीक, यदि वाक्यों के बीच में अगर ये शब्द आते हैं तो हम जैसे ट्रांसलेट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे, और यदि ये बीच में आता है, अरे सॉरी, यदि ये वाक्य के प्रारंभ में आता है तो इसकी जो अंग्रेजी होती है प्रश्नवाचक शब्द की, प्रश्नसूचक शब्द की जो अंग्रेजी होती है वह उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। ठीक, आप समझिए, यदि ये प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए, यदि ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तो इसकी हम अंग्रेजी क्या कर देते हैं? इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? डू अथवा डज। किसका प्रयोग होता है? डू अथवा डज। किसके हिसाब से? कर्ता के हिसाब से। यदि हमारा कर्ता जो है कि एक वचन रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता हमारा बहुवचन रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये हमारे कुछ नियम है, इस नियम को यदि हम जानेंगे तो हम जो है कि उस वाक्य को हल कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है कि इस नियम को पढ़िए और ध्यान से समझिए। बस दो चीज ध्यान देना है, वाक्यों के प्रारंभ में आवे या वाक्यों के बीच में आवे तो इसकी क्या हम नियम लिखेंगे। ठीक, यदि वाक्यों के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, और वाक्यों के प्रारंभ में आएगा तो उसकी अंग्रेजी न लिख करके डू अथवा डज का हम प्रयोग इन सब प्रश्नसूचक शब्द के लिए करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक आध दो लेकर के इसको हम हल करेंगे कि किस प्रकार से जो है कि ये वाक्य को हल करते हैं। अब आइए देखते हैं, हम एक वाक्य लेते हैं, मोहन गीत क्यों गाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। यदि ये हम प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाते हैं तो हमारा वाक्य क्या होता है? गलत हो जाता है, अधूरा रहता है। तो देखिए, हम पहले एक वाक्य लेकर के आए हैं कि मोहन गीत क्यों गाता है। अब इसमें हम पहचान करते हैं कि जब एक प्रश्नवाचक शब्द जब आ गया है, कब, क्यों, कहा, कैसे, यदि वाक्य के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी क्या करते हैं? सबसे प्रारंभ में लिखते हैं। तो इसका फार्मूला हम जो है कि आप लोग को बता देते हैं कि इसकी फार्मूला इसी बेस पर लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्नसूचक शब्द है तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। प्लस, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? ठीक, तो अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा जो आएगा कि क्वेश्चन वर्ड जो हो गया कब, क्यों, कहा, कैसे, इसलिए आ गया। उसके बाद जो है कि हम सीधे इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे। क्या करेंगे? कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद ये लिखेंगे। उसके बाद क्या, इसका कर्म लिखेंगे, वर्ब। इसका क्या करेंगे? कर्म लिखेंगे कि उसका क्या, उसने क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? अदर चीज लिख देंगे। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। इस फार्मूले को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम ट्रांसलेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए हम इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको हल करते हैं। जैसे करा है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी क्या होता है? वाई। क्या होगा? वाई। अब इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट कर्ता, वाई मोहन सिंग। गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। गीत का क्या होगा? ए वर्ब, जो हमें वर्ब है, वर्ब में हम सिंग लिख दिया। ऑब्जेक्ट में क्या है? गीत है, तो ए सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन वर्ड। वाई मोहन सिंग ए सॉन्ग, मोहन गाना क्यों गाता है। ठीक, तो हम इसका प्रयोग देखिए किस बीच में हो गया कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा जो है वाई डज
मोहन सिंगे संग। हाँ देखिए, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू अथवा डज, डू अथवा डज, यहाँ पे देखिए छूट गया है। डू अथवा डज का प्रयोग जो हम करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके कर्ता से पहले वाई डज मोहन, वाई डज मोहन सिंगे संग। अब देखिए यहाँ पे जो है ये डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे। डू अथवा डज, ये डज का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो है कि मोहन एक वचन है, मोहन ये हमारा एक वचन है, तो एक वचन की सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? डज हो जाएगी। इसलिए इसका ट्रांसलेट यही बनेगा कि व्हाई डज मोहन सिंग ए सॉन्ग। कंफर्म है? यदि आपको कोई डाउट हो इसमें किसी प्रकार की तो आप कमेंट करके बताएंगे। व्हाई डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा हो गया है। इसके लेकर के इसी पे हम एक और बनाएंगे। आप देखिए एक और बनाते हैं। तुम अपना काम क्यों करते हो? ठीक, तुम अपना काम क्यों करते हो? अब इसमें ध्यान दीजिए कि हमारा जो ये वाक्य है इसमें बताया है कि इसमें तुम अपना काम क्यों करते हो। अब देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द जो क्यों है ये वाक्य के बीच में आया है। कहाँ आया है? वाक्य के बीच में। तो पिछला वाला ही जो है कि हमारा सभी फार्मूले जो है कि इसमें लागू होंगे। वो फार्मूला आपको बताए थे, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा? वाई। इसके बाद तुम, इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब तुम क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन की सहायक क्रिया क्या होगी? डू, वाई डू। इसके बाद कर्ता क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या होगा? यू, वाई डू यू। इसके बाद क्या होता है? कर्ता के बाद तुरंत जो एक वर्ब लगाते हैं, तो वर्ब क्या होता है? करना। तो करना की अंग्रेजी क्या होगा? डू। करना की अंग्रेजी डू। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया और उसकी वर्ब हो गया। और अदर में क्या हो जाएगा? अपना काम। क्या बच रहा है? अपना काम। यहाँ पे हो गया ये तुम का हो गया, क्यों का हो गया, करना का हो गया, बच रहा क्या है? अपना काम। तो अपना काम की क्या होगा? वाई डू यू आवर वर्क, आवर वर्क। Why do you do our work? क्या तुम अपना काम करते हो? ये प्रश्नवाचक शब्द क्या है? इसके बीच में आ गया है, वाक्य के बीच में आ गया है। तो वाक्य के जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आएगा, तो उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेट करने से पहले हम लिखते हैं। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कर्ता के अनुसार, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद उसकी क्रिया को लिखेंगे और उसके बाद उसमें अदर में जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है कि हम बीच वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं इसको हम जो है कि इस प्रकार से करते हैं। अब हम करेंगे इसके